गाइस यू आर वाचिंग एमडी शॉर्ट सीरीज जिसमें हम एक्टिव रिकॉल करते हैं और आज हम जो है रेस्पिरेशन के टॉपिक पे करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें हमें पता है कि सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन ही इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस को टच भी नहीं करना क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है हम पीएमडीसी के। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। रेस्पिरेशन जो होती है पहले हम समझ लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। ब्रीदिंग का जो पहले ब्रीदिंग होती है इट इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सेकंड स्टेप जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। उसमें क्या होता है सबसे पहले स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस व्हिच इज द यूनिवर्सल स्टेप, यानी कि वो होगा ही चाहे वो एनारोबिक हो या एरोबिक हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन की नहीं होती है, वो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि स्टार्टिंग क्या है ग्लूकोज होती है, उसके बाद हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है, रीडिंग फेज होता है। इसमें हमारे पास जो मेन आप रट लो इस बात को कि इसमें हमारे पास 4 एटीपी बनते हैं, 2 नेट यानी कि 2 हम गेन करते हैं, 2 हमने इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है, और 2 एनएडीएच हमारे पास निकलते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस डिपेंड करता है अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में है तो हम लिंक रिएक्शन में जाएंगे। जो पायरुवेट हमने लिया है, जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन होता है, 2 पायरुवेट हम लेकर लिंक रिएक्शन में जाएंगे। ठीक है, उस लिंक रिएक्शन में ये एसिटाइल कोए में चेंज होकर 2 कार्बन स्ट्रक्चर होता है। फिर हम क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। क्रेब्स साइकिल जो है वो 2 दफा चलती है। ठीक है, एक ग्लूकोज को यील्ड करने, एक ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में हमें पता होता है कि हमारे पास जब दो दफा साइकिल चल जाता है उसके बाद हमारे पास 6 एनएडीएच और 2 एफएडीएच और 2 एटीपी हमारे पास यील्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है उसमें, यानी कि उसमें एनएडीएच जो है वो हम 3 एटीपी हम काउंट करते हैं, एक एनएडीएच 3 एटीपी यील्ड करता है और एक एफएडीएच 2 एटीपी यील्ड करता है। तो इन यूकैरियोट्स जब हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है तो हम यील्ड करवाते हैं तकरीबन 36 एटीपी हमारे पास नेट होते हैं और 38 टोटल होते हैं। हमने ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होता है, ऑक्सीजन होते हैं, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। इससे सिंबोर्ड की बुक में लिखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में थोड़ी सी चेंजेस मिल जाएंगे बट मेनली सिंह को फॉलो करेंगे, सिंह को बच्चे तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन लिखा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें ये समझना है कि हमारे पास पहले रिडक्शन होती है, यानी कि जो एनएडीएच आ रहा होता है हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो फिर देन यूटिलाइज होता है। तो जब वो एनएडीएच में 3 एटीपी यील्ड होता है क्योंकि वो फर्स्ट में जा रहा होता है और एफएडीएच जो है वो सेकंड के थ्रू उसकी रिडक्शन हो रही होती है तो इसलिए वो 2 एटीपी यील्ड करता है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल की स्पेसिफिसिटी भी मैंने आपको बता दी। तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन अगेन जो होती है वो यूकैरियोट्स में होती है, जिसमें हमारे लैक्टिक एसिड बनता है, यानी कि हमें जब हम कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है क्योंकि हमारे जो मसल होते हैं स्केलेटल मसल वो फॉरन फटीग कर जाते हैं अनलाइक कार्डिक मसल्स। ओके, देन हमारे पास ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं तो उसमें हमारे पास अल्कोहलिक फॉर्मेशन होती है जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन।